बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से इमरान खान को क्या करना चाहिए और ये जो एग्रीमेंट हो चुका है पीडीएम और जीएचक्यू के दरमियान ये किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साइड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी फौज के जनरलों ने कितनी जंगें लड़ी हैं और कितनी कुर्बानियां दी और फिर क्या हासिल किया इन जंगों के नतीजे में। ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं कि कल एक बड़ी स्टेटमेंट वायरल हुई थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने वो जंगें लड़ी है जिसकी वजह से उनका तारीख में हमेशा नाम रहेगा और जिसके बाद उनको हमेशा याद किया जाएगा, जिसके बाद ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा काबिल जनरल था वो जनरल कमर जावेद बाजवा था। ये स्टेटमेंट आप आखिरी बार सुन रहे हैं। वजह यह है कि अब वो आर्मी चीफ है, इसलिए वो स्टेटमेंट आ रही है। उसके बाद ये स्टेटमेंट आप कभी नहीं सुनेंगे और ये स्टेटमेंट आप बार बार उन लोगों से सुनेंगे जो जीएचक्यू के नैरेटिव को सेल करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, यानी मोस्टली रिटायर आर्मी ऑफिसर्स जो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मैनिपुलेशन का काम वगैरह करते रहते हैं। सो ये वो लोग होंगे जो बार बार यही स्टेटमेंट देते फिरेंगे, बाकी कोई भी आपको ये स्टेटमेंट देता हुआ नहीं फिरेगा। और इस स्टेटमेंट के बिहाइंड रियलिटी क्या है हम सब जानते हैं। कौन सी जंग इस जनरल ने लड़ी है। और रही बात दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की, तो जनरल राहिल के बाद इस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी बढ़ी है तो वो जनरल बाजवा के दौर में बढ़ी है। सो बात यही पर आती है कि जनरल बाजवा एक टोटल फेल्योर था पाकिस्तान के लिए। किस तरह से फेल्योर था? इसने पाकिस्तान आर्मी को डिवाइड करके रख दिया। पाकिस्तान आर्मी का जो एज ए इंस्टीट्यूशन क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, वो सारी की सारी इस जनरल ने तबाह की। ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद आता है कि इसकी अपनी रेपुटेशन क्या थी, वो भी इसने तबाह कर दी। और इस बंदे ने पाकिस्तान आर्मी के अंदर करप्शन को प्रमोट किया, इनकॉम्पिटेंस को प्रमोट करना शुरू कर दिया, मेरिट का गला घोटा, पूरे इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा के रख दी। इस बंदे ने पाकिस्तान आर्मी को तबाह करना था वो कर चुका, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैब्रिक को तबाह किया। पाकिस्तान की जो एक हार्मोनियस सोसाइटी बनने जा रही थी पीटीआई के दौर में, उसको पूरी तरह से रगड़ा लगा दिया। ये तो हुआ, उसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा के रख दी, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के अंदर मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह की। और इन सबको कवर अप करने के लिए इनके पास एक्सक्यूज क्या है कि इसने जंगें लड़ी है। भाई कौन सी जंग लड़ी है? पाकिस्तान की कहां से हुई है जंग? एक वार्ड बताओ जो पार्लियामेंट ने डिक्लेयर की हो जो इस बंदे ने लड़ी हो। कोई भी जंग डिक्लेयर वगैरह नहीं थी, ना इस बंदे ने लड़ी है। हाँ, अलबत्ता अफगानिस्तान की जंग के दौरान आईएसआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जिसकी वजह से डीजीआईएसआई को हटा भी दिया गया, जिसकी वजह से जनरल बाजवा डीजीआईएसआई के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज था कि तुमने अफगानिस्तान के अंदर ये सब कुछ क्या करवाने की कोशिश की है। सो ये वो चीजें हैं जो इस जनरल बाजवा ने करने की कोशिश की है, बाकी इसने कोई जंग नहीं लड़ी है। एक कहावत होती है कि खाली बर्तन होते हैं ना वो बचते बहुत ज्यादा हैं। सो ये जो खाली बर्तन होते हैं ना, इनके नाम के ऊपर बड़ा मातम किया जाता है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। आते हैं मुशर्रफ की तरफ, मुशर्रफ का भी बड़ा कहा जाता है एसएसजी कमांडो था, ये था वो था, सारा ड्रामा था, 7 साल हुकूमत की, इसी वजह से सारा का सारा ड्रामा था। किस तरह का प्रोफेशनलिज्म था उस जनरल के अंदर। 3 बार सर्विस से भाग गया था, 4 बार अपने सुपीरियर की कमांड नहीं मान रहा था, एक बार 71 में एक जगह पर भेजा गया तो डर डर के गया था वहां पर लड़ने के लिए। बात करते हैं हिलाल इम्तियाज, सुजारा इम्तियाज, ये पता नहीं कौन कौन से इम्तियाज अपने नाम के ऊपर रखते हुए हैं। हर सिपाही 10 इम्तियाज लेकर घूम रहा है आजकल के दौर में। तो यहाँ पर तो ये भी तमाशा हो गया ना, हर सिपाही के पास जाओ ना 25 अवार्ड लेकर बैठा हुआ है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। आजकल के अवार्ड ऐसे हो गए, नेशनल अवार्ड ऐसे हो गए जैसे नर्सरी में नहीं होते, बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं कि किसी को पार्टिसिपेशन का अवार्ड दे दिया, किसी को माइक होल्ड करने का अवार्ड दे दिया, किसी को अच्छी ड्रेस बनाने का अवार्ड दे दिया, किसी को कुछ ना अवार्ड मिला तो उसको कुछ ना करने का अवार्ड दे दिया। लेकिन बाद में जब ये सारे के सारे बच्चे घर जाएंगे तो सबको पता होगा कि सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया और सबको अवार्ड मिल जाएगा। सो ये भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर हिलाल इम्तियाज, ये सारे के सारे अवार्ड अब ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो एक्चुअल में अवार्ड होता है वो निशाने हैदर होता है, जो काफी मेरिट के बाद दिया जाता है। अगर जनरल बाजवा को निशाने हैदर मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती, और जनरल बाजवा उस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होता। निशाने हैदर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो जंग के दौरान अपनी जान तक कुर्बान कर दे, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफेंड करते हुए। लेकिन इस बंदे में इतनी अभी दमखम नहीं था कि कहीं गैरत से जाकर मर सकता। सो अब हमें आकर बताता है कि ये गाजी है और इसने बड़ी जंग लगी। कौन सा गाजी, कौन सी जंग? कोई जंग वगैरह नहीं हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये सारा का सारा तमाशा है। असल में ये सारी की सारी स्टेटमेंट होती है इनको मिलिट्री को कन्विंस करने के लिए। ये जितनी भी बयानबाजी करके गया है ना, ये इसलिए करके गया है कि ऑफिसर्स के अंदर इसका नाम रहे, ऑफिसर्स इसको डिफेंड करते रहे, ऑफिसर्स की फैमिली समझे कि यार ये बड़ा अच्छा बंदा था, बस थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, इसको लोगों ने मिसजज किया है, इसकी इतनी गलतियां नहीं थी, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई। ये सारे के सारे बयान देकर जाता है कि फौज को मैं समझा सकूं कि यार मुझसे थोड़ी बहुत गलतियां हुई है, ये लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में फौज मुझे डिफेंड करे। और जो कि फौज करती है, हर नालायक घटिया जनरल को फौज डिफेंड करती है, हर चोर जनरल को ये फौज डिफेंड करती है, हर बदमाश को, गुंडे को, क्रिमिनल को इस फौज ने पाला हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर आकर उसको डिफेंड कर दिया। सो सारे तमाशे इस फौज ने ही किए हुए हैं स्पेसिफिकली। सो इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से यहाँ पर मैं बात वाजे करता चलूं कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब 2 तरह की रिपोर्टें आ रही है। एक
एक रिपोर्ट ये आ रही है कि इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है, पीडीएम और जीएचक्यू के दरमियान के आने वाला आर्मी चीफ इन दोनों की मर्जी से आएगा और उसमें जनरल साहिर शमशाद को प्रमोट वगैरह किया जाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया जाएगा और जनरल साहिर शमशाद को सीजीएस लगा दिया जाएगा। तो अजहर अब्बास बैठकर बोल रहा है कि मेरा क्या होगा भाई, मैंने भी तो बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज दी है। अगर फ्रेंकली देखा जाए तो जनरल अजहर अब्बास और जनरल साहिर शमशाद मुझे दोनों पसंद नहीं है। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ कि बाजवा की दहशतगर्दी के पीछे इन दोनों का भी हाथ था, लेकिन ये दोनों अब मासूम बन रहे हैं। अब ये दोनों फौज की कमांड के ऊपर आने वाले, तो चलो मान ही लेते फॉर द सेक ऑफ पावर, फॉर द सेक ऑफ पीस। तो जनरल अजहर अब्बास और जनरल साहिर शमशाद की मेरिट बनती है। वजह यह है कि वो दोनों सीजीएस रहे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एक्चुअली में बहुत ही कॉम्पिटेंट बंदे होते हैं फौज के अंदर। फौज के अंदर जो भी सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट बंदा होता है ना, उसे सीजीएस लगाया जाता है। सीजीएस इसीलिए लगाया जाता है, 3 स्टार का सीजीएस होता है, 2 स्टार का डीजीएमओ होता है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। डीजीएमओ के बगैर कहीं पर भी कोई भी गोली नहीं चलती, वो 2 स्टार जनरल होता है। और 3 स्टार जनरल जो सीजीएस होता है, इसकी इजाजत के बगैर कोई भी ट्रूप्स वगैरह मूव नहीं करते, सब कुछ इसको पता होता है। आर्मी चीफ के अंडर में रहकर सारे के सारे काम सीजीएस नहीं करना होता। ये तकरीबन 1.5 साल के लिए आता है और उसके बाद चला जाता है, फिर एक नया बंदा आता है। और सीजीएस वही बंदा लगता है जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, और सीजीएस उसी बंदे को लगाया जाता है जिसको बताना हो पाकिस्तान आर्मी को कि ये देखो ये है तुम्हारा आइडियल ऑफिसर। और मोस्ट ऑफ द आर्मी चीफ कभी ना कभी अपने टाइम के अंदर सीजीएस रहे होते हैं, और जो आर्मी चीफ सीजीएस रहा होता है और उसके बाद वो आर्मी चीफ बनता है तो वो काफी प्रोफेशनल रहता है, क्योंकि उसको प्रोफेशनल जिम्मेदारियां वगैरह संभालनी होती है। सो ये होती है सीजीएस की क्रेडिबिलिटी का सवाल। और मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि 1971 में जब आर्मी चीफ जनरल याया के साथ खड़ा हो गया था और आर्मी चीफ जनरल याया को बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ था और फौज के अंदर बगावत हो गई थी जो कि जनरल याया के खिलाफ हुई थी, तो आर्मी चीफ जीएचक्यू में भागता हुआ आया था ताकि ऑफिसर्स को समझा सके कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कैसे नहीं हुआ। तो सीजीएस ने उस टाइम पर मेरे ख्याल में जनरल गुल हसन था या कोई और था, उसने बगावत कर दी थी और फिर जीएचक्यू के अंदर आर्मी चीफ को गालियां पड़ी थी और जूते पड़े थे, जिसके बाद आर्मी चीफ ने भी रिजाइन कर दिया था और जिसके बाद जनरल याया ने भी रिजाइन कर दिया था। मेरे ख्याल में जनरल याया ही था उस टाइम पर आर्मी चीफ। हाँ, शायद प्रेसिडेंट भी वही था और आर्मी चीफ भी वही था। सो सीजीएस अगर आर्मी चीफ के साथ कोऑपरेट ना करे तो आर्मी चीफ की ऐसी की तैसी हो जाती है। सो इसीलिए बार बार मैं यही कहता हूं कि जनरल बाजवा ने जो भी दहशतगर्दी की है जनरल नदीम अंजुम के साथ मिलकर, इसमें ये जो सीजीएस है जनरल अजहर अब्बास, इसका भी अच्छा खासा हाथ है। जनरल साहिर शमशाद का जो कि 10 कोर का कमांडर है, इसका भी अच्छा खासा हाथ है। ऐसे नहीं हो सकता कि इन दोनों को भी बख्शा जाए। और जब भी आर्टिकल 6 लगाया जाए तो तकरीबन 15 के करीब ऐसे ऑफिसर्स आते हैं जो कि 2 स्टार 3 स्टार जनरल्स हैं, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जनरल साहिर के ऊपर भी लगना चाहिए, जनरल अजहर के ऊपर भी लगना चाहिए, जनरल नदीम अंजुम के ऊपर भी लगना चाहिए और डीजी आईएसपीआर के ऊपर भी लगना चाहिए, और जो 4 ब्रिगेडियर्स हैं सेक्टर कमांडर आईएसआई के, उनके ऊपर लगना चाहिए, और मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर भी लगना चाहिए, और सियालकोट कमांडर मोहम्मद आमिर के ऊपर भी लगना चाहिए। ये 6 के करीब जनरल है जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और ये इमरान खान में अगर गैरत होगी तो ये जरूर इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। अब बात है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर। ये जो एग्रीमेंट वगैरह जो भी इनके दरमियान हुए पीडीएम और जीएचक्यू के दरमियान, मुझे जो लगता है कि पीटीआई उसका पार्ट नहीं है। अब ये जितनी भी समरी बनाकर अल्टीमेटली इन्होंने भेजनी होगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव नहीं करता उस समरी को तब और मसले हो जाते। अब ये एक कानून बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं कि हम कानून बनाएंगे जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को समरी नहीं भेजी जाएगी, अल्टीमेटली बाईपास किया जाएगा। आईनी तौर के ऊपर मुमकिन ही नहीं है इस तरह का कानून बनाना। वजह यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस को चेंज करने के चक्कर में, रूल्स ऑफ बिजनेस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरवेलम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इनको किसी ना किसी तरह से प्रेसिडेंट को कन्विंस करना पड़ेगा। एक और आरएनई की बात यह है कि जो भी कानून बनाएंगे उसको अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर करना होता है। अगर प्रेसिडेंट ने वो सिग्नेचर ना किया और दोबारा पार्लियामेंट को भेजा तब और मसला हो जाएगा, और प्रेसिडेंट ने कोई लीगल ऑब्लिगेशंस उठा दी और उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गया तो और मसला हो जाएगा। सो इनको अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को कन्विंस करना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होगा। सो ये जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे वो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास आएगा, और प्रेसिडेंट चाहे तो उससे गंदा भी कर सकता है। मतलब प्रेसिडेंट अगर उसे 35 दिन 45 दिन खींच ले और बताए कि ये ऑब्जेक्शन है, ये आर्मी चीफ इस तरह से फिट नहीं बैठता, ये आर्मी चीफ पॉलिटिसाइज्ड है, तो फिर उस आर्मी चीफ की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अगर नया आने वाला आर्मी चीफ जिसके ऊपर प्रेसिडेंट के रिमार्क्स ही अच्छे ना हो तो उस आर्मी की क्रेडिबिलिटी क्या बन जाएगी, उस आर्मी चीफ की क्या क्रेडिबिलिटी बन जाएगी, उसकी इमेज कहां से बिल्ड होगी। उसकी तो पहले दिन से इमेज ठुक गई होगी, फिर वो फौज की इमेज कैसे बनाएगा, फिर वो कैसे बनाएगा पाकिस्तान की रियासत की इमेज। सो मसला यहाँ पर सिंपल सा है कि अगर आपने कुछ भी करना हो तो आपने पीटीआई को कन्विंस करना पड़ेगा। पीटीआई एक लेजिटिमेट पावर है, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। यही तो काम होता है लेजिटिमेसी का। जमहूरियत लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है। जिस गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी नहीं होती वो इसी तरह से टेक्निकलिटीज के ऊपर खेलती है, जो कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट खेल रही है, और उसके नतीजे में शहबाज शरीफ ने क्या हासिल किया, कुछ भी नहीं। सो चीजें जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के
हाथ से निकल गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो अभी भी इमरान खान के अंडर में है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकता है ये सारी की सारी समरी को, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, इसके अलावा 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, उस टाइम के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बना सकता है। सो इलेक्शन तो इमरान खान निकाल भी लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग इलेक्शन करवाएंगे। ये किसी ना किसी तरह से इमरान खान को धोखा देने की कोशिश करेंगे, कन्विंस करेंगे कि हम मार्च में इलेक्शन वगैरह करवा देंगे और फिर उसको टाल देंगे और उसके बाद इसके ऊपर कोई लीगल केसेस वगैरह बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। और मुझे यह भी नहीं लगता कि फौज किसी तरह के सीरियस क्रैकडाउन के बारे में इस वक्त सोच रही है, क्योंकि फौज ने अगर क्रैकडाउन के बारे में सोचा तो फिर पाकिस्तान का इन्ना ले लाए इन्ना ले राजू, फिर पाकिस्तान नहीं बचेगा, फिर पाकिस्तान नहीं बचने वाला। मिडिल क्लास की आप मुआशी तौर के ऊपर कमर तोड़ चुके हैं। मिडिल क्लास ही मुल्क की ताकत होती है, कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता सिवाय मिडिल क्लास के। इस मुल्क को चलाने के पीछे जो सबसे बड़ी बैकबोन होती है वो मिडिल क्लास होती है। अगर आप मिडिल क्लास को ही तोड़ देंगे, पहले मुआशी तौर के ऊपर और फिर सियासी तौर के ऊपर, तो फिर ये रियासत कैसी चलेगी? ये रियासत डिसफंक्शनल हो जाएगी और डिसफंक्शनल स्टेट कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता मॉडर्न टाइम्स के अंदर। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि इमरान खान ने भी अपने कार्ड्स ताड़ के रखे हुए हैं और ये वो अश्योरेंसेस लेकर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन हो। लेकिन वो होंगे नहीं, मुझे फ्रेंकली पता है कि ये लोग मर जाएंगे लेकिन इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ये पीडीएम भी और ये जीएचक्यू भी। थैंक यू वेरी मच।